एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th। चैप्टर का नेम क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और आज डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10। तो इसके लिए आपको जल्दी से रेडी रहना और मेरे साथ साथ अपने एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला गया है? अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन। कब सोलर वाटर हीटर के थ्रू हमें हॉट वाटर नहीं मिलेगा? आपके पास ऑप्शन है सनी डे, क्लाउडी डे, हॉट डे, विंड डे। और हम क्या जानते हैं कि अगर बात हुई है सोलर वाटर हीटर की, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? सन होना बहुत ज़रूरी है। और सन क्या था? सन की लाइट्स होना बहुत ज़रूरी, सन की रेज बहुत ज़रूरी है। जब सन ही नहीं होगा तो सोलर वाटर हीटर कैसे वर्क करेगा, जब सन की रेज ही नहीं आएंगे उस हीटर तक। तो मेन थिंग क्या है हमारे पास? सन। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की, सनी डे। तो सनी डे में तो बहुत ही अच्छे हमें रेज मिलेगी, इंटेंस लाइट मिल रही होगी सनलाइट की। तो ये इस दिन तो हमारा वाटर गर्म होगा, हॉट वाटर होगा। अब बात करते हैं क्लाउडी डे। अब अगर क्लाउडी डे रहेगा मतलब क्लाउड्स रहेंगे, बादल छा रहे होंगे। जब बादल छा रहे होते हैं तो क्या सन हमको विजिबल होता है? सन की लाइट्स हमको मिल रही होती हैं? नहीं मिल रही होती है। जब सन की लाइट्स ही नहीं मिलेंगी तो सोलर वाटर हीटर जो है वो कैसे वर्क करे? क्योंकि ये वर्क किस पे करता है? हीट एनर्जी पे करता है। जो हीट मिलती है उस पर वर्क करता है ना। जब सन की हीट ही नहीं मिलेगी तो ये गर्म ही नहीं करने वाला है। तो क्लाउडी डे में हमको क्या होगा? हमको हॉट वाटर नहीं मिलेगा, वो भी सोलर वाटर हीटर के थ्रू। तो क्लाउडी डे इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बी। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। हॉट डे पे क्या होगा? हॉट डे मतलब गर्म, मतलब सन काफ़ी अच्छे अमाउंट में है। विंडी डे में क्या होगा कि सन तो रहेगा लेकिन हवा चल रही होगी, ठीक है। तो इस दिन भी होगा। तो आंसर क्या होने वाला है? बी। बी क्या है? क्लाउडी डे। क्यों है? क्योंकि हमें सोलर वाटर से पानी गर्म करने के लिए हमें ज़रूरत है सन की लाइट की, वो भी इंटेंस और ब्राइट, जो कि हमें क्लाउडी डे में नहीं मिलेगी, ठीक है। आ गई बात समझ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमास एनर्जी सोर्स। अब ऑप्शन में दिए हैं वुड, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी, डी ऑप्शन है कोल, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये आंसर देने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि बायोमास क्या होता है। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास एनर्जी क्या होती है? बायोमास एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है। क्या होती है? एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है जो डिराइव्ड होती है फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब यहाँ पर वुड है आपका बायोमास एनर्जी का सोर्स, गोबर गैस है आपका बायोमास एनर्जी का सोर्स। क्या न्यूक्लियर एनर्जी इस एनर्जी का सोर्स होगा? प्लांट और एनिमल वेस्ट के थ्रू बना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी है? नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी किसके थ्रू बनती है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इसमें 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है आपकी फिजन और एक होती है फ्यूज़न। अब इसको डिटेल में पढ़ने का तो आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, उनमें पढ़ेंगे। बट यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी किसी भी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, स्पेशली बायोमास एनर्जी सोर्स तो नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी प्लांट और एनिमल का वेस्ट नहीं है। कोल इज देयर, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात हो गई क्लियर। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। पहला ऑप्शन है जियोथर्मल एनर्जी, दूसरा है विंड एनर्जी, सी है न्यूक्लियर एनर्जी एंड डी है बायोमास। अगर बात करें पहले ऑप्शन की जियोथर्मल एनर्जी की, तो जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है? अर्थ क्रस्ट में जब अंदर जाके बहुत डीप
इनसाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। उस स्टोर के कारण ओशियंस एंड वगैरह जो है वो हीट होने लगते हैं, तो वो हमारी एनर्जी कौन सी कहलाती है, जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, जो सन की हीट है वो कहाँ जाके स्टोर्ड हो रही है, अर्थ क्रस्ट में जाके स्टोर्ड हो रही है। तो ये भी क्या है, सन एनर्जी से डिराइव्ड हुआ है। अगर बी की बात करें तो वो क्या है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होता है कि जब हमारा जो सन है हमारी अर्थ की सरफेस पर अनइवन हीटिंग प्रोड्यूस करता है, उसके कारण हमारी अर्थ सरफेस पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। जब वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उसके कारण हमारा विंड फ्लो होने लगता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है विंड एनर्जी की। तो यहाँ पर भी सन की अनइवन हीटिंग हो रही है, तो ये भी क्या है, सन एनर्जी से ही डिराइव्ड हुआ है। अब बात करें अगर न्यूक्लियर एनर्जी की, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या सन एनर्जी से डिराइव्ड होती है, नहीं, क्योंकि ये तो डिराइव्ड होती है फ्रॉम टू रिएक्शन जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बात करें अगर बायोमास की, तो बायोमास हमारा क्या होता है, जब हमारा एनिमल एंड प्लांट के जो वेस्ट हैं वो डिकम्पोज होने लगते हैं तो हमारा बायोमास प्रोड्यूस्ड होता है। उसके अंदर फिर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, बायोमास एनर्जी मिलती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है जो हमारा सन एनर्जी का यूज करके नहीं फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया है आंसर सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड सन एज डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग इसका बारे में बात करें, सबसे पहले अगर सिमिलरिटीज की बात करें बिटवीन फॉसिल फ्यूल एंड सन एनर्जी के बीच में क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं, आप बताइए। तो पहली सिमिलरिटी होगी कि दीज टू आर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बोथ आर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और क्या हो सकता है सिमिलरिटीज में, बोथ कैन यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दोनों से ही हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, प्रोड्यूस करा सकते हैं हम। सन की एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है एंड फॉसिल फ्यूल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। अब अगर बात करें डिफरेंस की, तो क्या करेंगे, हम एक तरफ लिख देते हैं फॉसिल फ्यूल और इस तरफ लिख देते हैं सन, द सन। इन दोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस और मेजर डिफरेंस जो है वो है पहला कि ये जो फॉसिल फ्यूल है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जब हमारा सन है वो क्या है, वो हमारा रिन्यूएबल है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें तो इनके कारण हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, चाहे वो जो व्हीकल्स में हम पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह यूज़ करते हैं उनके कारण भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इट डज प्रोड्यूस, या फिर आप बोल सकते हो कॉज पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये सन की एनर्जी से क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, डज नॉट क्रिएट और प्रोड्यूस पॉल्यूशन। इसके अलावा हम फॉसिल फ्यूल को कभी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, लेकिन सन को सिर्फ हम दिन में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रात में सन नहीं होते हैं। तो सन की एनर्जी कब यूज़ कर सकते हैं, ओनली एट द डे टाइम, नाइट में नहीं कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हो कैन बी यूज्ड एनी टाइम, बट सन क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट। अब इसके अलावा फोर्थ में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल लिख देते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या हो जाएंगे आपके, कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एसेट्रा। अगर बात करें द सन के जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसके कारण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल सोलर कुकर, सोलर हीटर एसेट्रा।
अब जब हमने डिफरेंस भी देख लिया, सिमिलरिटीज भी देख ली, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है प्रॉपर सॉल्व। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो ये दोनों ही क्या है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। अब अगर बात करें डिफरेंसेस की, तो बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हमने बनाते हैं डिफरेंस के लिए इस तरीके से कॉलम बना लिया। बायोमास क्या होता है, कहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसमें एनिमल और प्लांट वेस्ट में, जहाँ पर फिर केमिकल रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होती है इन प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। यहां पर कहां होती है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर। तो मेन रोल किसका होता है, यहां पर वाटर का होता है। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, जब यही जो डिकम्पोजिशन होता है एनिमल और प्लांट वेस्ट का, फिर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व्ड केमिकल रिएक्शन। क्या हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी में कोई केमिकल रिएक्शन होती है, नहीं होती है। तो हम लिख देंगे डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा होता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी में जो काइनेटिक एनर्जी होती है फ्लोइंग वाटर की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। इसमें इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें तो जब हम बायोमास जो डिकम्पोज होता है ये वेस्ट्स के कारण, उसको हम जब बर्न करते हैं तो उसमें हमें एशेस वगैरह मिलती हैं। तो एशेस से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है एयर पॉल्यूशन। तो लिख सकते हो आप इट कॉजेस एयर पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से कोई भी does not cause air pollution। बायोमास के लिए जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि वेस्ट से ये जनरेट होती है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो क्या है, लो है। बट यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें डैम्स बनाने पड़ते हैं। एक डिफरेंट एल्टीट्यूड पर हमको डैम्स बनाते हैं, जहाँ पर हम पानी का बहाव, एक काइनेटिक एनर्जी जो है फ्लोइंग वाटर की, उसको हम कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। उस तरीके से क्या जनरेट होती है, हमारी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स करने पड़ते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बायोमास एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। और सिर्फ सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया सॉल्व। तो चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। इस 6 में क्या बोला गया है, यू हैव टू राइट द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम। जब आपको विंड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है तो क्या लिमिटेशन है, वेव से करनी है तो क्या लिमिटेशन है, टाइड से करनी है तो क्या लिमिटेशन है। अब अगर बात करें सिर्फ विंड की, तो विंड में जब हमको एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है तो हमको पता है कि विंड मिल लगे रहते हैं। विंड मिल जो लगे रहते हैं वहाँ पर जो विंड की स्पीड है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है। कितने से ज़्यादा चाहिए होती है, हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर। जिससे क्या होगा, उससे कम हो जाएगा तो जो टरबाइन की जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं रहेगी, तो विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमको विंड फार्म्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं जहाँ पर खूब सारी अच्छी हवा आती हो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो विंड की एनर्जी वो आपकी हाई रहेगी 15 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर पर आवर से, टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टरबाइन, ठीक है। अब बात करें इसके दूसरे अगर लिमिटेशन की, तो यहाँ पर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमको लार्ज एरिया ऑफ लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। इसको स्टैब्लिश करने के लिए जो कॉस्ट वैल्यू जो होती है इस विंड एनर्जी या फिर विंड
एनर्जी प्लांट को स्टैब्लिश करने की बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर टावर और ब्लेड्स जो है, अगर ये विंड मिल है, इनको हाई एल्टीट्यूड पे रखना पड़ता है। अब मान लेते हैं इस एल्टीट्यूड पे जो विंड, ये जो मिल है आपकी, इस विंड मिल की जितनी भी ब्लेड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक्सपोज्ड रहती हैं। ये रहा विंड मिल, इसकी क्या है, ये जो ब्लेड्स वगैरह ये क्या रहती हैं, एक्सपोज्ड है। रेन से, सन से, साइक्लोन आए चाहे स्टॉर्म हो, ये हमेशा एक्सपोज्ड रहेंगी, उनके बिल्कुल खुले में रहती है। जब ये खुले में रहती हैं तब क्या होता है, इनको क्या ज़रूरत पड़ती है कि इनको देख रेख की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लॉट ऑफ मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड, हाई लेवल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ विंड, ठीक है, जब हमको एक्सट्रैक्ट करनी हो एनर्जी फ्रॉम द विंड। ठीक है, बात हो गई क्लियर। तो विंड वाली पढ़ ली। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर, जहाँ पर आप देखेंगे लिमिटेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से एनर्जी जब एक्सट्रैक्ट करते हैं वेव्स से तो उनकी क्या लिमिटेशन है। अब जब आप बात देखने जा रहे हो लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम वेव्स, तो वेव्स की जो मेन जो एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी की जो लिमिटेशन है वो है कि आपको वेव्स से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हाई ओशियन वेव्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये लो ओशियन वेव से आप लोगे तो आप एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो इसकी तो हो गई है सिर्फ एक लिमिटेशन, वो है आपकी हाई ओशियन वेव्स। ठीक है, अब बात करें अगर टाइड्स से अगर आपको एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है तो क्या लिमिटेशन है, तो यहाँ पर भी आपको हाई टाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप हाई टाइड्स लोगे तभी आप एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे टाइड्स से। और दूसरी लिमिटेशन होती है कि टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी, देयरफॉर रिक्वायर्ड लोकेशंस वेयर डैम्स कैन बी बिल्ट। अब टाइडल एनर्जी के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, डैम, उसकी नैरो ओपनिंग में, मतलब हमें ऐसी जगह पर ही उनको लोकेट कर सकते हैं जहाँ पर डैम हम बना सकें। जहाँ हम डैम नहीं बना सकते तो वहाँ पर तो लोकेशन पे हम रख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो लिमिटेशन है टाइड्स की। टाइड्स की किस चीज़ की, कि टाइड्स से हमें जब एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है तो क्या लिमिटेशन है, दीज टू आर द लिमिटेशन। तो आप उसको लिख लोगे अच्छे से क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 7 में क्या बोला गया है, ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासीफाई एनर्जी सोर्सेज एज ए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बी है एग्जॉस्टेबल एंड नॉन इनएग्जॉस्टेबल, आर द ऑप्शंस गिवन इन ए एंड बी आर द सेम। तो अगर बात करें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की, तो ये तो आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, विच आर अवेलेबल इन नेचर, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, एंड इनकी सप्लाई जो है वो अफेक्ट नहीं होती है कि उनको कितनी भी रेट से आप यूज़ कर रहे हो, लाइक सन, सोलर एनर्जी, बायोमास, ओशियन, जियोथर्मल एंड हाइड्रो एनर्जी। ये क्या है, हमारे सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। अगर आप बात करें नॉन रिन्यूएबल की, तो नॉन रिन्यूएबल में क्या है कि ये आफ्टर अ सम पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो जाए, ये गायब होने लगे, इनका स्टॉक जो है वो लिमिटेड हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्सेज विच आर नॉट रिप्लेनिश्ड आफ्टर कंजप्शन एंड देयर स्टॉक आर लिमिटेड। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है, अब बात करें एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल की, तो एग्जॉस्टेबल एनर्जी क्या होती है, एग्जॉस्टेबल एनर्जी होती है जो आउट ऑफ स्टॉक होने लगे, रन आउट ऑफ स्टॉक आफ्टर यूजिंग दैम। कुछ टाइम तक आपने उनको यूज़ किया और वो फिर क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट होने लगे, ख़त्म होने लगे हैं। तो वो किस में कहलाती है, हमारी एग्जॉस्टेबल एनर्जी में। अब अगर बात करें इनएग्जॉस्टेबल की, तो वो कभी एग्जॉस्ट ही नहीं होगी, आप उनको रिपीटेडली यूज़ करते रहो फिर भी वो क्या रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी, तो वो हो जाएगी आप इनएग्जॉस्टेबल। तो यहाँ पर जितनी भी इनएग्जॉस्टेबल जो एनर्जीज हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी की, सबको पता है कि आपके दोनों के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा है, आर द ऑप्शंस गिवन इन ए एंड बी द सेम, यस द ऑप्शंस गिवन इन ए एंड बी इज द सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया सॉल्व, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही बेसिक था, सबने कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहला है यहाँ पर, अगर इनकी बात करें सोर्सेज ऑफ एनर्जी कब आइडल हो सकती है, उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। कोई भी चीज़ अगर हमको लग रही है कि बहुत आइडल है तो क्या होंगी, कि सबसे पहले तो वो हमारे बजट में हो, मतलब इकोनॉमिकल हो,
हो। तो पहला पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, ठीक है, और वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए, ये नहीं कि हमको बहुत दूर दूर तक या फिर बहुत ही जतन करने पड़े उस चीज़ के लिए। तो ये एक यहाँ पर भी वही है, इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, तब वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगी। अब जो भी हमने आइडल सोर्स लिया है एनर्जी का, उसके कारण कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो एनवायरनमेंट को, वो एनर्जी होगी। तो इट शुड नॉट एमिट हार्मफुल और ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब इसके बाद जब इसको हम क्या करें, जब इसको हम यूज़ करें तो उसके बाद इसके यूज़ करने के बाद कोई भी रेसिड्यू लाइक ऐश वगैरह ये ना छोड़े। तो वही पॉइंट है, इट शुड नॉट लीव बिहाइंड एनी रेसिड्यू लाइक ऐश आफ्टर बीइंग यूज्ड। फिर आपका पॉइंट है, इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी दे, और उसके बाद इसको हम ईजिली स्टोर कर पाएँ, ईजिली ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। तो दीज आर द क्वालिटीज़ जिसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमारे लिए आइडल है। तो हमने इसके सारे पॉइंट्स देख लिए, बात हुई है क्लियर, कुछ ऐसा टफ था नहीं, बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर, आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर्स वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। तो इसके आंसर देने से देते हैं। एडवांटेज से पहले बताते हैं यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। सबको पता होना चाहिए सोलर कुकर के क्या एडवांटेजेस है, कि यहाँ पर इस सोलर कुकर में हम किसका यूज़ करते हैं, सन एनर्जी का यूज़ करते हैं। जब सन एनर्जी का यूज़ करते हैं तो उसके कारण यहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है सोलर कुकर को यूज़ करते समय। तो पहला इसका एडवांटेजेस हो जाएगा, इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन और कॉज पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। उसके बाद जब आप इसको यूज़ कर रहे हो सन की एनर्जी से, तो यहाँ पर आप कोई भी फ्यूल का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फ्यूल्स को सेव कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसको इंस्टॉल करना इज़ वेरी सिंपल, तो वही लिखा गया है। एंड ये जो सन की एनर्जी है ये सबके लिए फ्री है, ठीक है, अवेलेबल है। ऐसा नहीं है इसमें इसको आपने 1 साल तक यूज़ करा, आप नेक्स्ट ईयर इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। तो इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल एंड अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट। तो ये सारे क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए। अब अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो ऑब्वियसली वन डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा इसका, कि इसको हम सिर्फ सनी डे में यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो किसी दिन बादल आ गए, बारिश हो गई, तो सन नहीं निकला, तो उस दिन आपका जो सोलर कुकर है वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर पहला डिसएडवांटेज हो गया कि इट कैन ओनली बी यूज्ड ड्यूरिंग द सनी डे, बात हुई। उसके अलावा और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, कि इसको सिर्फ आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हो, इसको आप नाइट में नहीं यूज़ कर सकते हो सोलर कुकर को। क्यों, क्योंकि नाइट में क्या सन होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर इट कैन बी यूज्ड ओनली इन डे टाइम, ठीक है, बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पर आपने डिसएडवांटेजेस भी पढ़ ली, एडवांटेजेस भी पढ़ ली। अब क्या बोला है कि आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर्स वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। तो यस, ऐसी प्लेसेस है। कौन सी ऐसी प्लेसेस हो सकती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, हमारे इंडिया में मेघालय के चेरापूंजी में होती है। तो वो ऐसी प्लेसेस हो जाएंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है मोस्ट ऑफ द ईयर, या फिर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर स्काई क्लाउडी रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड यूटिलिटी हो जाएगी। और हमारी इंडिया सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मैंने अभी आपको बताया, मेघालय के चेरापूंजी में होती है। बात हो गई है क्लियर। इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया है। तो चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें बोला गया है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी, व्हाट स्टेप वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन। तो अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की, तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मोर एंड मोर ग्रीन हाउस गैसेज आर एडेड टू द एनवायरनमेंट, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये है। और आप सबने पढ़ा है उसके बाद न्यूज़ में कि ग्लेशियर्स जो है बहुत ही फास्ट फैक्टर से क्या कर रहे हैं, मेल्ट होना शुरू हो गए। तो ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू दिस पॉल्यूशन एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑल्सो देयर, विच आर ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ
increasing demand of energy, and air and water pollution is ऑलवेज देयर, बिकॉज एयर क्यों पॉल्यूट हो रही है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा रश में इतने ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इतने सारे व्हीकल्स का डेली यूज़ हो रहा है, जिनके कारण एयर क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन गंगा जी को अगर हम देखें तो पहले गंगा जी और अभी की गंगा जी में आपको दिखेगा डिफरेंस कि कितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूट करा है हम ही लोगों ने। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन आर फॉलो, तो हम बात करते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी अप्लाइंसेज हैं उनका कम यूज़ कर देना चाहिए, लाइक एयर कंडीशनर, लाइक एसी। ठीक है, उसके बाद बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी चूजन ओवर इंडिविजुअल व्हीकल्स। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ना हमें जगह कहीं पर दिख रहा है कि वेस्ट हो रहा है वाटर, तो हमें वहाँ पर वो कदम उठाना चाहिए कि हमें सबको प्रमोट करना चाहिए कि हमको वेस्ट नहीं करना है वाटर। उसके बाद अगर आप ना थोड़ी बहुत दूर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, मतलब थोड़ा पास में कहीं जा रहे हो, किसी शॉप पे जा रहे हो, तो आप अपनी स्कूटी या कार की बजाय क्या करो, आप साइकिल्स को लेकर जाओ। उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा सही रहेगा। तो आपको साइकिल्स के यूज़ करने को प्रमोट करना चाहिए। अब आपको पता है कि जो हमारे पास सन है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वो बहुत सालों से, बहुत बिलियन ऑफ ईयर्स से अवेलेबल है। तो हमें ऐसे अप्लाइंसेस का यूज़ करें जिसमें किसका यूज़ हो रहा हो, सन की एनर्जी का, लाइक सोलर कुकर, सोलर पैनल्स, सोलर वाटर हीटर्स। इसके कारण क्या होगा, उससे कोई भी एनवायरनमेंट में वाटर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। सो दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू टेक, you have to be taken to reduce energy consumption। ठीक है, बात हो गई क्लियर। इसका मतलब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, प्रॉपर सॉल्व्ड हो गया है। तो बच्चों आई होप हमने आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फॉर्म क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक, वो आपने कर लिए अपनी नोटबुक में सॉल्व और दिमाग में स्टोर। और आप जानते ही हैं कि लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com।